इस तरह मतलब उस खित्ते में नहीं करने देती। अब अगर इस जगह को 100 यूनिट जानी है तो जिसका परमिट होम डिपार्टमेंट इशू करती है, तो होम डिपार्टमेंट ने वैसे ही 500 का परमिट इशू किया होता है फॉर नंबर ऑफ रीज़न, सिफारिशें, पैसा। सो सर्टन ठेकेदार होते हैं जिनको ये इससे 100 यूनिट जाने चाहिए थे, अब इस पे 500 यूनिट तो पहले से लीगली अलाउड है। जो चेक पोस्ट्स हैं इन एरियाज़ पे, और बेसिकली ये सिवाय इस जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे FC फ्रंटियर कोर जो है इसकी पश्चिम स्काउट्स बैठती हैं। तो पश्चिम स्काउट्स मतलब जिसकी पश्चिम स्काउट पोस्टिंग हो जाती है, मतलब तो मिलियनेयर तो स्ट्रेट अवे हो, मल्टी मिलियनेयर स्ट्रेट अवे हो जाता है। एनीवे उस पर हम बाद में आते हैं। तो ये जो शीलाबाग की चेक पोस्ट है, ये बेसिकली उस सड़क, क्योंकि हैवी ट्रक्स में ये सामान जा रहा होता है, तो वो उस मेजर सड़क पे एक मेजर वो है। और अगर आपका ये ख्याल है कि ये चीज़ें बिल्कुल कोई पता नहीं कितने दुश्वार गुजार रास्तों में पीछे से छुप छुपा के आ रही होती हैं, तो अक्सर ट्रक इतने भारी 10 व्हीलर्स पे ये काम हो रहा होता है कि वो सीधी सीधी मेन रोड से हो रहा होता है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इतने लार्ज स्केल्स पे काम सिर्फ मेन सड़कों पे ही हो सकता है। अच्छा जी, इसमें अब क्या करती है कि शीलाबाग की चेक पोस्ट ने ठेकेदारों से ठेका किया हुआ है जनरली कि जी ओके, हर 10 गाड़ियों पे मैं तेरा परमिट स्टैंप करूँगी। सो मतलब अगर हर ट्रक के साथ जो आना है कि ओके इतनी क्वांटिटी हो गई और इसे स्टैंप कर देना है और रजिस्टर में एंट्री है, तो अब ये रीयूज़ नहीं हो सकेगा, तो बजाय इसके कि हम इसको स्टैंप करें, हम हर 10 गाड़ी पे स्टैंप किया करेंगे, तो इसको 10 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। और ये कोई फिगर 10 वाला मैं एग्जैचरेट नहीं कर रहा, ये इसी तरह होता है, कभी ये 15 पे भी चला जाता है, कभी 12 पे भी चला जाता है, 10 तो होता ही होता है। तो 10वें पे हम इसे स्टैंप कर देंगे। और इसके इवज़ ये है कि उस वक्त की मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये 93 या अर्ली 94 की मैं बात कर रहा हूँ, कि उस वक़्त ये फिगर था 18,000 रुपये फ़ी ट्रक। सो हम स्टैंडर्ड हर ट्रक जितने भी आप लाओगे हर ट्रक पे 18,000 रुपये हम लिया करेंगे, और ये आपको जो है हर 10वां हम स्टैंप किया करेंगे, बाकी हर ट्रक पे 18,000 रुपये होगा। अच्छा, उनका तरीक़ेकार ये है कि सारे को पूछने वाला है नहीं, कोई काउंटर एजेंसी तो है नहीं, तो वो जितने ट्रक आते जाते हैं सुबह वो लाइन से कहते हैं उधर खड़े होते जाओ, वो खड़े रहते हैं सारा दिन। शाम को वो जो आता है बंदा, हाँ भाई ठीक है, कितने हो गए टोटल, हाँ जाओ, तो वो सब चले जाते हैं। तो वो आपको शाम को वहाँ पे लाइनें नज़र आती हैं। अभी भी अगर यही चल रहा है तो चमन में आपका अगर कोई दोस्त है तो आप उसे कहें कि शीलाबाग चेक पोस्ट की एक तस्वीर शाम को खींच के आपको भेज दे। तो मैंने जो लास्ट टाइम जब चेक किया था, सुना था, तो वो जो उस दौर में 100 ट्रक होता था कम से कम दिन का, तो अब मैंने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 500-800 ट्रक होता है दिन का। तो 18,000 रुपये उस वक़्त फ़ी ट्रक था, तो दिन के 18 लाख रुपए तो सिर्फ ये थे जो कि फूड ग्रेन्स से जो सिर्फ चमन शहर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जब आप आगे देखते हैं तो ये एक चेक पोस्ट लेती थी। उसके बाद जो आगे चेक पोस्ट हैं जो बॉर्डर पे हैं वो अलग कहानी है, वो अपने पैसे फिर भी लेते हैं। उसके बाद आगे जब आप देखेंगे, जब शहर के अंदर जाएंगे, तो ये सारा सामान फिर इसी तरह ट्रकों में आगे अफ़गानिस्तान जा रहा होता है। एक जो और चीज़ जा रही होती है जो कि बहुत डैमेजिंग है और मुझे हमेशा उस पर बहुत ही गुस्सा आता था, वो है फर्टिलाइज़र। भरी भरी फर्टिलाइज़र की गाड़ियाँ इसी तरह जा रही होती हैं और उस पर बहुत ज़्यादा पैसे भी लेते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र हेविली सब्सिडाइज होता है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट करती है, और हमने अपने फार्मर्स के लिए वो फर्टिलाइज़र रखा होता है, और वो फर्टिलाइज़र ह्यूज क्वांटिटीज़ में अफ़गानिस्तान स्मगल होता है। शाम को आप देखेंगे तो आपको सिमोर उनके वो ट्रक होते हैं, वो छत तक वो पीले पीले बैग से भरे हुए, मतलब छत क्या वो तो आज जैसे ईरानी तेल नहीं आता, वो उधर तक एक पहाड़ी उस पर बनी होती है, वो पीली रस्सियों से वो बंधा होता है और वो अफ़गानिस्तान जा रहे होते हैं।
ये तो वो चीज़ें हैं जो यहाँ से वहाँ जा रही होती हैं। और इसमें भी जो अमाउंट्स हैं, मतलब वो मैंने आपसे जैसे गुजारिश की कि 18 लाख रुपए तो उस वक़्त सिर्फ ये चेक पोस्ट इस चीज़ से लेती होती थी। अभी तो जो वापस जो गाड़ियाँ आती हैं, जो फिर टेलीविज़न आता है, जो सिगरेट आता है, जो मतलब कपड़ा फलाना हर चीज़ के रेट, टायर, हर चीज़ का फिर वापसी का अलग रेट है और उसके फिर अपने पैसे हैं। ये तो छोटा कॉम्पोनेंट है। जो मैंने कहा था 2.5 चीज़ें, तो वो 2.5 जो आधी दूसरी चीज़ है उसमें अब ये भी होता है कि पाकिस्तान है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने पॉलिसी बनाई हुई है कि जी मैं दाल नहीं एक्सपोर्ट करती, तो पाकिस्तान से दाल एक्सपोर्ट नहीं हो सकती क्योंकि फ़र्ज़ करें ये आपका चीपेस्ट स्टेपल फूड है फॉर पीपल एज देयर फूड सिक्योरिटी। सो अब चूँकि वो तो एक्सपोर्ट उसकी बंद है, तो गवर्नमेंट उसको वहीं पे रखना चाह रही है विद इन द कंट्री। अब ये भी इसी तरह इसमें अफ़गानिस्तान जा रही होगी। सो ये जैसे ही अफ़गानिस्तान पहुंचती है तो ये अफ़गानिस्तान में यूज़ नहीं होती, ये सिर्फ वहीं से कंटेनर में अब आती है और अब ये अफ़गानी दाल के तौर पे एक्सपोर्ट हो जाती है। ठीक है, सो वो उसके फिर अलग पैसे होते हैं। लेकिन इशू ये है कि जो आपके अपने अवाम की फूड सिक्योरिटी, आपके अंदर प्राइसेस के इश्यूज सारे इससे इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज से ये जन्म लेते हैं। और अभी हम ज़ाहिर हम तो एज अ फिनोमेना की बात कर रहे हैं, एक जगह को अपने जहन में रख के। इसी तरह ये जो पूरा लंबा बॉर्डर है, इसमें अभी तो चूँकि चेन लगी हुई है, वो क्या नाम है, बैरियर लग गए हुए हैं, तो उसके जो जितने मेजर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उस पे ये हो रहा होता है। और वापसी पे ज़ाहिर है फिर वो जो अफ़गानिस्तान से चीज़ें वापस, वो उसमें फिर आपका अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड आ जाता है। सो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एसेंशली क्या है, वेरी क्विकली आपको बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड मतलब उसका समंदर नहीं है, तो पाकिस्तान इज़ बाउंड अंडर द UN कन्वेंशंस कि हम उसको रास्ता देंगे उसकी इंपोर्ट के लिए और उसकी एक्सपोर्ट के लिए, हमारा लैंड मास वो यूज़ कर सकता है। इसमें एक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ करती थी जो कि 1965-62 इस तरह लिखी गई थी। बड़ी अजीब सी थी, किसी ने सोच समझ के नहीं लिखी हुई थी, और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया। मतलब अफ़गानिस्तान के लिए के नाम पर वो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही होती थी कि जी आप सोच नहीं सकते कि यार अफ़गानिस्तान में तो बिजली भी नहीं है, ये इतना इलेक्ट्रॉनिक्स जा कहाँ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है। और आपकी गाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बिलियंस के अमाउंट्स में अफ़गानिस्तान के लिए बुक होता है सामान। वो कराची आता है, कराची में फिर वो ट्रेन्स में और पैक होता है या कंटेनर्स में, ट्रकों पे, और वो फिर चमन पहुंचता है। चमन में वो कस्टम्स को रिपोर्ट करते हैं, और ये बेसिकली वहाँ पे कस्टम्स का रोल है, जो मैंने कहा ना जिस वक्त मैं पोस्टेड था। कस्टम वाले हम वो सारा सामान काउंट करते हैं, सील्ड होता है, तो हमने उस अंदर तो देखना तो कुछ नहीं होता, लेकिन टैली कंप्लीट करते हैं कि हाँ जी ये कंटेनर आ गया, ये आ गया, आ गया, आ गया। और उसके बाद फिर हम उसको एस्कॉर्ट करते हैं। नॉर्मली वो इधर से अगर ट्रेन में आया तो फिर दूसरे ट्रकों में शिफ्ट होता है, जो कि अफ़गानिस्तान की साइड से आके खड़े हुए होते हैं। हमारा बहुत बड़ा वहाँ पे प्रेमिसेस है कस्टम्स का, दैट इज़ वेयर आई यूज्ड टू लिव उस दौर में। तो वहाँ पे एक छोटा सा हट था, अभी पता नहीं वो ऑफिस बन चुका हुआ, बट दैट्स वेयर आई यूज्ड टू लिव। तो वो उन ट्रकों में शिफ्ट होते हैं और वो अफ़गानिस्तान जाता है। हमारे सामने जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करता है तो सामने वो है, वो क्या नाम है, वेश मंडी है, वहीं पे सामने खुल रहा होता है। सारा दिन हमने बड़ी मेहनत करके उसको इधर से सीलों से उठा के सीलों में डाला होता है, और उसके बाद वो जाता है और वहाँ बॉर्डर पे वो खुलना शुरू होता है, और फिर वो वेश मंडी से वो फिर वापस आ रहा होता है, और सीधा सीधा सामने सामने सबके वापस आ रहा होता है। हर चीज़ का रेट फिक्स्ड है और इस तरह चल रहा होता है। अब ये तो है अफ़गानिस्तान टाइप की, अफ़गानिस्तान पे हाल, ठीक है जी। इसी तरह वेश मंडी पे गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ भी आ रही होती हैं, वो और मतलब हर चीज़, और इस सब पे। और अगर आप ये समझते हैं कि कोई डिसऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, तो डिसऑर्गेनाइज नहीं है। एक कर्नल साहब का घर होता है चमन में, तो उसके बाद शाम को अगर आप
कोई सिर्फ ये देख ले कि एक तस्वीर खींच ले और गाड़ियाँ किस किस की खड़ी हैं और कौन कौन सी खड़ी हैं, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाती है। लेकिन उस कहानी को समझ के आपने करना क्या, क्योंकि ज़ाहिर है ISI को भी वो पता है, MI को भी वो पता है, शहर का ASI तो उस पर कर कुछ नहीं सकता, तो बस एक फोर्स है जो कि वहाँ बैठी हुई है, और ये एक पूरा धंधा जो कि चल रहा है और साल साल से चल रहा है। अब अगर इसे आप रोकने की भी कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है अब वो इतनी फर्म अप इकॉनमी है और इतना पैसा उसमें इन्वॉल्व है कि किसी और को शायद कोई और इंटरेस्ट भी नहीं है ना कि मैं यहाँ पे कोई और काम करूँ। सो दिस इज़ द मेन स्टे ऑफ दैट एरिया एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर अब आप आते हैं ईरान की तरफ, तो ईरान से आपका कंपेयर टू अफ़गानिस्तान अगर आप देखते हैं तो आपको दुख होता है और हंसी आती है कि यार ये मैंने क्या पकड़ लिया ना। मतलब यहाँ से अगर आप जो चमन की तरफ से बस आ रही होगी, अच्छा, और आप कहने को बस होती है, उसको हम लॉन्च क्या करते थे, और उस पर मैंने आपको एक प्रोग्राम में मियाँ नवाज शरीफ साहब का वाक़या भी सुनाया कि जब ये इन्होंने एक लॉन्च पे मैंने मिली थी और मियाँ साहब वहाँ थे, मैं भी था। अच्छा, तो वो बस इस तरह होती है जी कि उसमें सिर्फ एक ड्राइवर की सीट होती है। ये जो जैसे आपकी नॉर्मल बसेस हैं, इसमें सिर्फ एक ड्राइवर की सीट होती है, बाकी सब निकाल दी गई होती है, और ये फुल भरी होती है, कपड़े से शीशे इसके बंद होते हैं, इसके ऊपर लोग बैठे होते हैं जिनको हम लगड़ी कहते हैं। अच्छा, ओके, ना हाउ डज स्मगलिंग हैपन? सो ये नहीं होता कि जिसका सामान है वही लेके आ रहा होता है। सो ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं, और वो चमन में बैठे हैं, कोयटा में बैठे हैं, जापान में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं। अब हर एक का अपने अपना इम्पोर्ट है, मतलब इम्पोर्ट तो क्या है, मतलब अपना अपना आइटम है। सो एक जो है वो जनरल के सारे एयर कंडीशनर वो मंगाता है, 555 की सारी सिगरेट्स एक आदमी की हैं। अच्छा, बेंसन एंड हेजेस कोई और मंगवाता है, और मतलब कपड़ा के 2-3 बड़े वो हैं जो उनका काम है, गाड़ियों के अपने अलग व्यापारी हैं। अब ये सारा सामान जो है ये उधर पहुंचता है, और वहाँ से अब वापस क्वेटा आने के लिए आगे लगड़ी या ये जो छोटे ट्रांसपोर्टर हैं इनके साथ ठेका होता है। जो माल मालिक है वो तो इतना बड़ा आदमी होता है कि वो थोड़ी खुद अपना सामान लेके आ रहा होता है, वो उसका काम नहीं होता। सो देर इज़ अ गैंग ऑफ और अ टीम जिसको आप लगड़ीज कहते हैं। अब उनको ठेका मिलता है कि ओके, ये मेरे सिगरेट के कार्टन है, 555 का कार्टन है, ये क्वेटा की मार्केट तक तूने डिलीवर करना है, और से फ़ी कार्टन तुझे 200 रुपये मिलेंगे, और या जो भी, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ। सो ये उसके सिर्फ ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है फ्रॉम चमन टू क्वेटा की मार्केट में उसने देना है। इस 200 रुपये में ऐसे नहीं होगा कि जी उधर पहुँचाएगा तो तुझे 200 रुपये देंगे। पहले आप ये इस माल का पैसा यहाँ रखोगे एज गारंटी व्यापारी के पास जिसका सामान है, तो आपको ये ठेका मिलेगा ये सामान डिलीवर करने का। जब ये सामान दूसरी तरफ डिलीवर हो जाएगा तो आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, और आपको 200 रुपये पर कार्टन से फॉर एग्जांपल आपको। इसी तरह टेलीविज़न का रेट है, हर चीज़ का रेट है, गाड़ी का भी इसी तरह रेट है। सो वो जो आपको गाड़ी हर जगह पाकिस्तान में डिलीवर होगी तो वो पहले गाड़ी की कीमत रखवा के आएगा वहाँ पे, फिर जब गाड़ी यहाँ डिलीवर कर देगा तो सारे पैसे उसको वापस मिलेंगे। सो वो जो लगड़ी है, जो गरीब आदमी है, अब जब उसने एक एयर कंडीशनर क्वेटा लाने के लिए जिस पे उसको 200 रुपये मिलने हैं, उसने पहले 18,000 रुपये जमा करवाए हैं। और अगर हम जो भी उससे वो पकड़ने की कोशिश करता है वो ऐसे लड़ता है उसके लिए जैसे वो अपने बच्चे के लिए लड़ता है, तो सारे वो गरीब आदमी है बेचारा, और करेगा क्या। तो ये जो आखिर में पकड़े भी जाते हैं, जिनसे लड़ाइयाँ होती हैं, जो जिनके सर फटे होते हैं, जो एक दूसरे पे गोलियां चला रहे होते हैं और कस्टम वालों के साथ, वो आखिर में लड़ वही गरीब रहे होते हैं। वो बड़ों का तो वो तो कहीं अलग बैठे होते हैं, असेंबली में बैठे होते हैं, या जहाँ भी बैठे होते हैं वो अपनी तकरीरें वहाँ पे कर रहे होते हैं बल्कि अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं कि स्मगलिंग नहीं करनी चाहिए, दिस इज़ वेरी बैड। सो इस तरह ये काम चल रहा होता है। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, सो ईरान की मैं बात कर रहा था। तो ईरान की जो साइड है वहाँ पे आपको शर्मिंदगी होती है कि यार इधर से मैंने एक बस पकड़ी थी, तो उस दौर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
उस वक़्त एक ये जो रेशमी कपड़े का थान होता है और एक बस में 10,000 थान आते हैं। 10,000, आप समझेंगे कि नहीं, बिल्कुल नापा तोला हुआ है। सो 10,000 थान आता है, 1,000 रुपये कीमत होती थी एक थान की उस वक़्त, सिर्फ चमन बॉर्डर पे। अब तो पता नहीं कितने का होगा। तो 1 करोड़ रुपए का सामान होता था उस लॉन्च पे। ईरान से जो ट्रक आ रहा होता था, इतना पहाड़ तक बना हुआ ट्रक, उसको जब हम पकड़ के, मैं शुरू में गया हूँ 1-2 दफ़ा, जब पकड़ के लाया हूँ तो आखिर में मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो टोटल 1 लाख रुपए का उसमें सामान निकलता था। भाई ये क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो प्लास्टिक के वाटर कूलर जो ईरान से आते हैं, कोई गंदे से डिनर सेट, वो प्लास्टिक की चटाइयाँ, इस किस्म का जो प्लास्टिक का जो उनकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है डर्ट चीप, वो उस एरिया से सड़क पे आ रही होती है, इसी तरह ट्रेन पे आ रही होती है। जो बेसिकली ईरान से चीज़ आती है, एंड when I joined Quetta Customs back in 1992 और एंटी स्मगलिंग में, तो उस वक्त से ये मैं मतलब मुझे याद है कि 4-5वें दिन हम एक ये पेट्रोल का टैंकी पकड़ के ला रहे थे, और वो कच्चे में जाके और पता नहीं किस तरह। अच्छा, अब जब हम वो पेट्रोल की टैंकी पकड़ के ले आते हैं या डीजल के टैंकर्स पकड़ के ले आते हैं, ये वो हैं जो क्वेटा तक आया। और अगर आप उस बॉर्डर को जहन में लाएं तो ये कोई 24 घंटे गाड़ी चलाता रहा है, अगर तफ्तान की तरफ से भी आ रहा था। अक्सर जो बाय रोड एंट्री है, ये माशखेल से चल रहे होते हैं, जो एक बॉर्डर टाउन है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं कुछ अच्छा, जो कराची की तरफ जा रहा होता है वो बाय सी आता है, ईरानियन ऑयल। अच्छा, अब जो आपको वाइट गुड्स और ब्लैक गुड्स बताने का मतलब था, अच्छा, ईरान की तरफ से आपका कोई वेपन नहीं आता, ईरान की तरफ से आपका कोई ड्रग नहीं आता। अफ़गानिस्तान की तरफ से पहले वेपन भी बहुत आता था और ड्रग तो आता ही आता है। ये ड्रग जनरली चर्स की सूरत में आता है। जो हेरोइन है, वाइट पाउडर, वो भी पाकिस्तान आती है, लेकिन वो बहुत कम आती है। जो बेसिक वाइट पाउडर है वो तो वो कैरावान के थ्रू वो बॉर्डर के साइड पे चलते रहते हैं, और दे देन एंटर ईरान एंड देन दे गो टू टर्की एंड सो उस दौर में सो दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन। बट ईरान की तरफ से आपका ये प्लास्टिक की चीज़ें और आपका ये आता है, क्या नाम है, पेट्रोल और डीजल। जो वाइट गुड्स और ब्लैक गुड्स की मैं आपसे बात कर रहा था, कुछ वाइट गुड्स हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। मैं पर्सनली कन्विंस्ड हूँ कि ईरान से पेट्रोल और डीजल हमारे फ़ायदा में। और 92 से मैंने आपको बताया कि जी 92 से आज तक कितना टाइम हो गया, हाँ, सो बहुत टाइम हो गया ना। उस वक्त से ये इसी तरह चल रहा है, और हम कह रहे हैं कि जी हम ईरानी पेट्रोल और डीजल को रोकना चाहते हैं। अच्छा जी, आपकी एनर्जी की एक रिक्वायरमेंट है ना कंट्री की। अगर जब हम फिर बात करेंगे कि जी इंडस्ट्री नहीं है, अच्छा, जो ये जो बलूच बेल्ट है, थोड़ा सा ऑयल पे हम ज़रा पेट्रोल और डीजल पे फोकस करते हैं। मेरा जो फेवरेट पास टाइम होता था ना जी, जब मैं नया नया गया हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। आई हैड दिस ह्यूज 6 सिलेंडर मित्सुबिशी शोगन, और ब्रांड न्यू थी, और उसमें ज़बरदस्त एक डेक लगा हुआ था और मैग्नेटिक एक ब्लू बत्ती, और यू नो आप यू यंग, यू हैव वायरलेसेस एंड यू हैव गन्स एंड यू गॉट पीपल बिहाइंड यू, और नीली बत्तियाँ, और आपके साथ वो पेट्रोल गाड़ियाँ चल रही हैं। तो जो ईरानी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को हंट करने का जो मज़ा है ना, वो इट वॉज अमेजिंग। आई वॉज लाइक काइंड ऑफ एडिक्टेड टू इट। तो मैं सुबह सुबह उठता, और उस वक़्त नुसरत फ़तेह अली का वो द मस्त कलंदर होता था, ऑलमोस्ट आई लीव एट अराउंड 3:30 4 in the morning in winters, and by 6:37 में नोशकी और दालबंदीन के डेजर्ट्स में फिर रहा होता था, और वो दूर फिर आपको वो नज़र आती हैं ईरानी पिकअप्स चलती हुई, और जो वो भागती है वो गाड़ी,
और जो फिर आप उसके साथ जो आपकी रेसें लगती हैं, और अच्छा उस पर आप फायर भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इट्स फुल ऑफ फ्यूल, एंड फिर उसको आपने रोकना और आपने पकड़ना. आई थिंक आई डोंट हंट एनिमल्स, बट कैचिंग दीज was like catching humans, right? Because इतना इंटेलिजेंट ओपोनेंट जो होता है ना, और उसकी टेरेन में, सो आई यूज्ड टू लव दैट. नाउ, और मैंने बहुत गाड़ियाँ पकड़ी, बहुत पकड़ी. आहिस्ता आहिस्ता मुझे अकल आनी शुरू हुई.